ये सब तो हम लोग देख लिए थे। सोलेनॉइड के कारण क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। चलो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग करेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर है, उसमें करंट कैरी हो रहा है, तो उसमें कितना फोर्स जनरेट होगा। तो एम्पियर सजेस्ट दैट इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड एंड exert a force on a magnet, then a magnet should also exert a force on the current carrying conductor। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कि करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है, अगर वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ना, तो क्या करेगा। मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ना, तो ये चीज इस पे फोर्स लगाएगा और ये चीज इस पे फोर्स लगाएगा। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। मान लो कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया, तो ये मैग्नेट जैसा काम करने लगा ना, तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। इफ एन एल्यूमिनियम रड इज सस्पेंडेड हॉरिजेंटली बाय ए वायर बिटवीन द पोल्स ऑफ ए horseshoe magnet and current is passing through the wire, then the aluminum rod is displaced। मतलब क्या बोल रहा है कि एल्युमिनियम रड डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। एल्युमिनियम रड को क्या करना है कि उसको लटकाना है, फ्रीली सस्पेंड करना है। समझ गए, फ्रीली सस्पेंड करना है तो क्या हो जाएगा। दो गो तार के बीच में रख के, बार मैग्नेट के बीच में, then the aluminum rod is displaced। If the direction of the current is reversed, the direction of the displacement is also reversed। The force exerted is maximum if the conductor is perpendicular to the magnetic field। इसको फिगर के थ्रू देखना होगा भाई, इसमें एक्सपेरिमेंट अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा भी छोड़ देते हैं। ये वाला हम लोग कल पढ़े थे क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या बता रहा था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब जो पीछे हम लोग पढ़े ना कि फोर्स कितना होता है। ये मान लो कि ये हम लोग का बता रहा है ना, ये लेफ्ट हैंड है तुम्हारा, ये थंब है, थंब के बगल वाला है, और उसके बगल वाला मिडिल फिंगर है। तो मिडिल फिंगर यहाँ पे क्या बता रहा है, करंट का बता रहा है डायरेक्शन। जो तुम्हारा अंगूठा और मिडिल फिंगर के बीच वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड का बता रहा है। तो जो थंब तुम्हारा है वो फोर्स बताएगा। अभी बताया था ना कि फोर्स एक्सर्ट करता है, तो फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर में होगा मैग्नेटिक फील्ड के। समझ गए ना, और थंब से, तो यही हमारा क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। समझ में आ रहा है ना, फिगर देख के तो स्पष्ट हो जा रहा है ये वाला चीज। अब इसको पढ़िए। द डायरेक्शन, मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग क्या निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं फोर्स का। समझ गया। ऑफ ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। इट स्टेट दैट इफ वी होल्ड द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इसका नाम है फोर फिंगर, इसका नाम है मिडिल फिंगर, इसका नाम है थंब, ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है। समझ गए ना। द फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर फिंगर किस तरफ है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, मिडिल फिंगर करंट की तरफ है। जो तो अंगूठा होगा वो क्या शो करेगा, थंब शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द कंडक्टर, मतलब मोशन। तो ये इजी चीज है, समझ में आ जाना चाहिए फिगर देख के। ये सब बहुत टेक्निकल चीज है, फिगर देख के स्पष्ट होना चाहिए। ये लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया है। इससे हम लोग को क्या पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चलता है ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर का, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। जिसमें हमारा मिडिल फिंगर करंट बताएगा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और फोर्स बताएगा अंगूठा। यही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो इसको स्टेटमेंट सहित लिखा जाए। ये तो समझ में आ जाना चाहिए भाई, ये कोई कठिन नहीं है।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या समझ में आया ना ये बोला? मैसेज किसी का नहीं आता है भाई। रेज योर हैंड, समझ में आ गया तो रेज योर हैंड करो। ये तो इजीली होता है ना, रेज योर हैंड। चलो ठीक है। इसको नोट करके अब बताइए कि हो गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। लेकिन सीबीएसई में थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे इसका हम लोग, कैसे घुमा घुमा के देता है। इतना आसान से तो पूछेगा नहीं, तो बिहार बोर्ड में ये सब आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो ये जो फोर्स है ना, मतलब इसी का आगे चल के ईएमएफ नाम पड़ जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये सब पढ़ना होगा तो फिर बताया जाएगा। सिंपल पेपर अभी क्या करोगे तुम लोग लेके, जब पूरा सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ है। सिंपल पेपर क्या कर सकते हो, 100 नंबर का है तो उसमें से 30 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 50 नंबर का। उससे अच्छा है ना कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। पहले खत्म कर लो एक बार पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के। सिंपल पेपर ऐसे बनाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी सिंपल पेपर लीजिएगा तो उसमें 20 गो सेट रहेगा, और क्या, 20 गो सेट प्रैक्टिस कर लिए रहेगा सीबीएसई का। तो मान लो कि हम दिसंबर तक पूरा सिलेबस खत्म कर दिए, तो 1 जनवरी को एगो सेट बना लिए मैथ का। मान लो कि ऐसा ऐसा कितना हो सकता है, मतलब कि ऐसा ऐसा 20-20 गो, 5 गो सब्जेक्ट है तो 100 गो सेट है हमारे पास। तो एक दिन में हम लोग
3 घंटा में एगो सेट कंप्लीट कर सकते हैं। समझ गए ना, मतलब उसमें सब सोल्व रहता है। तो एक दिन में हम तो 3 गो कम से कम सेट प्रैक्टिस कर सकते हो ना भाई, तो तीसरे दिन में तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ होना चाहिए सेट प्रैक्टिस के लिए, यानी तो और डिमोटिवेट होके जो पढ़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि अभी तुम लोग वो करो कि ये चैप्टर हो रहा है तो इसका प्रीवियस ईयर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए, सीबीएसई में आया हुआ। तब कॉन्फिडेंस मिलेगा। 1 जनवरी से सैंपल पेपर शुरू करो। चैप्टर वाइज नहीं रहता है ना सैंपल पेपर। देखो सैंपल पेपर से ज्यादा फायदा तुम लोग को करता है, वो आता है एग्जाम आइडिया। उसका ई वाला नाम नहीं रहता है एग्जाम आइडिया, उसका इस तरह से लगता है कि नाम रहता है, एग्जाम आइडिया एक आता है। एग्जाम आइडिया भी बहुत बढ़िया किताब है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है पिछला सीबीएसई में जितना पूछा हुआ। या एक और आता है, हमको लगता है कि अरिहंत पब्लिकेशन का ऑल इन वन आता है, ये भी सही रहता है। कुछ नहीं, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए और बाद वो सब। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसका खोज किसने किया? माइकल फैराडे ने किया। ठीक है। द मोशन ऑफ ए मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू ए कॉइल और ए चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ए पोटेंशियल डिफरेंस इन द कॉइल। मतलब देखो, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, लेकिन ये दूसरा चीज बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि मोशन ऑफ मैग्नेट है, मैग्नेट घूमेगा चारों तरफ तो उसके आसपास क्या होगा? एक इंड्यूस करंट पैदा होगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। समझे ना? मतलब मैग्नेट जब मोशन में होगा तो क्या करेगा पैदा? वो प्रोड्यूस करेगा इंड्यूस करंट अपने आसपास। समझ गए ना? इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है। मोशन ऑफ ए मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू ए कॉइल प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। If the magnet is moved towards or away from a coil of a wire connected to a galvanometer, मतलब इसका पता हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको एक करंट मेजर करने वाला या वोल्टेज मेजर कर एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। द गैल्वेनोमीटर नीडल शो ए डिफ्लेक्शन, दिस शो दैट द करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेट। मतलब देखिए यहाँ पे ये हमारा जो अंदर में जो दिख रहा है ना, वो हमारा क्या है? मैग्नेट था, उसको हम लोग चारों तरफ घुमा रहे हैं। और यहाँ पे क्या किए हैं कि यहाँ पे एक तार ले लिए हैं, तार इस तरह से गोला वाला। और क्या किए, उसका एक एंड गैल्वेनोमीटर से इधर वाला और इधर वाला कनेक्ट कर दिए हैं। तो जैसे ही हम लोग चुंबक को घुमाना शुरू करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा। समझे ना? देखो दोनों में डायरेक्शन का भी अंतर है। इसमें इस तरफ है तो इस तरफ घुमा हुआ है, इसमें बाहर की ओर निकल रहा है तो सीधा अपोजिट डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर का गया हुआ है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। समझ गए ना? तो इसको लिखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, फिगर बना के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में लिखा जाए ये लाइन।
चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो कॉन्सेप्ट समझते जाओ, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराएंगे, ये सब टोटल समझ में आ जाएगा। अरे यार ये क्या हो गया भाई। देखो एक चीज यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहा है, गौर करने वाला बात है। देखिए पहला मतलब जो इंड्यूस करंट है, मतलब करंट दो तरह से पैदा किया जा सकता है। पहला तो क्या है कि मैग्नेट को नचाइए गोल गोल, तब जाके प्रोड्यूस होगा इंड्यूस्ड करंट। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर परिवर्तन करोगे, मैग्नेटिक फील्ड घटा बढ़ा भी करोगे ना, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करोगे, तो भी इंड्यूस करंट बनेगा। क्या बोल रहा है कि टू गो क्वाइल ऑफ वायर बाउंड अराउंड इट एंड सिलेंड्रिकल पेपर रोल पे, एक सिलेंड्रिकल पेपर रोल पे उस पे तार लपेटिए। कनेक्ट वन क्वाइल टू ए बैटरी एंड अदर क्वाइल टू गैल्वेनोमीटर। एक क्वाइल को, देखो ये दो गो क्वाइल था, एक क्वाइल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इफ करंट इज पास थ्रू द फर्स्ट क्वाइल द गैल्वेनोमीटर नीडल शो ए डिफ्लेक्शन इन द सेकेंड क्वाइल। मतलब फर्स्ट, देखो इसको क्या किया है ना कि मतलब इस क्वाइल को खाली कनेक्ट किया था भाई, इस क्वाइल को कनेक्ट किया था ना, और इसके आसपास ये दूसरा वाला क्वाइल को रखा था, तो इससे करंट पास करेगा ना, तो इसमें भी क्या हो रहा है, दिख जा रहा है। ये एक्चुअल में जो ये पारा हुआ है ना, वो एक्चुअल में नहीं पारा हुआ है। ये चीज देखो यहाँ पे, ये फिगर वाला ज्यादा बढ़िया है। ये प्राइमरी क्वाइल है और ये सेकेंडरी क्वाइल है, दोनों दूर दूर रखा हुआ है। वो जो डॉटेड लाइन खींचा हुआ है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, मतलब इसके बीच में गैप है यहाँ। तो देख रहे हो, इसमें हम लोग करंट खाली बैटरी से जोड़े थे, और करंट आ किस में गया, करंट आ गया दूसरे क्वाइल में। मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, जनरेट, दूसरे सेकेंडरी क्वाइल में हम लोग का जनरेट हो जा रहा है इंड्यूस करंट। इफ द current is disconnected the needle moves the opposite direction, this so that the current is induced due to change in magnetic field। तो गैल्वेनोमीटर से हम लोग इस चीज का मेजर कर सकते हैं कि प्राइमरी में हम लोग अगर करंट नहीं है तो सेकेंडरी में डिफ्लेक्ट करता है। दूसरा चीज क्या बता रहा है कि अगर करंट यहाँ से बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर ये इधर शो कर रहा है, तो इस बार इधर शो कर देगा। ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि दो तरह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। पहला चीज क्या था कि मैग्नेट के मोशन के कारण, और दूसरा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ये दोनों चीज थोड़ा सा समझ में आया क्या। प्राइमरी क्वाइल क्या होता है, सेकेंडरी क्वाइल क्या होता है। प्राइमरी क्वाइल क्या है, प्राइमरी क्वाइल है जिसमें हम लोग बैटरी से उसमें करंट दे रहे थे, और सेकेंडरी क्वाइल को उसका थोड़ा सा दूर रख रहे थे, इतना भी दूर नहीं, थोड़ा सा दूर, एकदम से जुड़ा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी क्या है कि सेकेंडरी क्वाइल में भी थोड़ा सा करंट आ जा रहा है। तो ये चीज क्या बता रहा है कि ईएमएफ, मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी क्वाइल में, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण। समझे थोड़ा सा तुम लोग, ये भी लिख लो तो थोड़ा सा।
चलो भाई लिख लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, दो चीज बता रहा है, इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से दिया जाएगा, किसका? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट किससे दिया जाएगा? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। इफ थंब pointing a middle finger of right hand is perpendicular to each other, that the thumb point show the direction of motion of conductor. Forefinger point in the direction of magnetic field, then the middle finger show the direction of induced current. इसका थोड़ा सा चेंजिंग है, इसमें दो ही चीज दिया रहेगा ना। जैसे इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, इसमें दो चीज दिया रहेगा। इसमें फोर्स दिया रहेगा कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर फिंगर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट मिडिल फिंगर की तरफ सो उसका डायरेक्शन होगा। ये चीज हम लोगों को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से मिल रहा है। लेफ्ट हैंड रूल से क्या मिल रहा था? लेफ्ट हैंड रूल में ये और ये दिया था, ये नहीं दिया था, तो वहां से हम लोग इसका पता लगा रहे थे। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, देखो करेंट क्या होता है, दो प्रकार का होता है। करंट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक डायरेक्ट करंट बोलते हैं, दूसरा अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। डायरेक्ट करंट का ये वाला ग्राफ है, अल्टरनेटिंग करंट का ये वाला ग्राफ है। तो पहले तो ग्राफ याद रखना है, ठीक है। मतलब बैटरी से जो हमको करंट मिलता है वो डायरेक्ट करंट होता है, और जो हम लोग के घर में जो सप्लाई आया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है ना। A current that always flow in one direction is called a direct current। मतलब जो एक डायरेक्शन में जाता है, जैसे ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट करंट कहलाएगा। ये हमको कहाँ से मिलता है? बैटरी से मिलता है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? करंट दैट रिवर्स इस डायरेक्शन पीरियोडिकली। मतलब इतना के बाद क्या हो रहा है कि पहले ये ऊपर की तरफ ऐसे हाफ सर्किल बनाया, फिर सीधे क्या कर गया? रिवर्स कर गया, उलट गया। फिर ये आगे जाता है तो ऐसा बनाता, फिर ये आगे जाता है तो ऐसा बनाता। इस तरह से ये चलता रहेगा, तो इस तरह के करंट को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। मोस्ट पावर स्टेशन या आवर कंट्री प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसी बोलते हैं। मतलब हमारे देश में जितना भी इलेक्ट्रिक का चीज है, वो अल्टरनेटिंग करंट ही जनरेट करता है। अल्टरनेटिंग चेंज डायरेक्शन एवरी इतना सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है अल्टरनेटिंग करंट का। और एक सेकंड के 100वें भाग में वो क्या करता है? अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, पहले ऐसे और फिर नीचे की तरफ ऐसे। One advantage of alternating current over DC current is that can be transmitted over long distance without much loss of energy। मतलब एसी और डीसी में अंतर क्या है? डायरेक्ट करंट को हम लोग डीसी बोलते हैं शॉर्ट में, अल्टरनेटिंग करंट को एसी बोलते हैं। तो इसमें अंतर क्या है दोनों में? इसको अगर मान लो कि बैटरी से जो तुम ले रहे हो करंट डायरेक्ट, इसको दूर तक ले जाओगे ना, तो उसमें लॉस हो जाता है करंट का। मतलब जिस वायर के थ्रू तुम ले जाओगे तो वो वायर ही खा जाएगा करंट। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में लॉस कम होता है करंट का, उसको दूर तक ले जाया जा सकता है। समझ गए? तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में दो दो लाइन दिया हुआ है। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको लिखा जाए जल्दी। समझ में आ गया तो रेज योर हैंड। इतना देर से करंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट दो प्रकार का करंट होता है, दोनों का ग्राफ याद रखना है, कौन कहाँ से प्रोड्यूस होता है वो सब याद रखना है।
लिख लेने पे बताना भाई थोड़ा, फिर एनसीईआरटी की तरफ मूव करेंगे हम लोग। कल और परसों इसका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाएगा प्रीवियस ईयर। लिख लिए तो हाथ उठाओ। चलिए, ये हम लोग का डोमेस्टिक दिया हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट, कैसे कैसे हम लोग का कनेक्टेड रहता है घर में। ठीक है, एक अर्थिंग रहता है। ठीक है ना, जैसे मीटर में ही से ना हम लोग का लाइन आता है, देखो जैसे कि दो फेज लाइन लिए, यहाँ से क्या हो रहा है, दो फेज इसको दिए। जैसे थ्री प्लग हम लोग के देखते हो ना घर में, क्या होता है कि एक्चुअल में थ्री पिन रहता है, एक अर्थिंग रहता है, एक प्लस माइनस रहता है। तो प्लस माइनस मान लो कि यहाँ से लिए हैं और ये अर्थिंग लिए हैं, तो हम लोग का जितना भी इस तरह से सब पैरेलल में कनेक्टेड है ना, सब पैरेलल में कनेक्टेड है। सब थ्री प्लग, सब थ्री प्लग, एक अर्थिंग और दो प्लस माइनस। इलेक्ट्रिसिटी का मीटर में सबसे पहले आता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है सब घर में अलग अलग। ये सब इतना सिलेबस में था नहीं, हम देखे थे, लेकिन समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज थोड़ा सा बढ़िया चीज। इलेक्ट्रिक फ्यूज हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, समझ गए ना। इलेक्ट्रिक फ्यूज का स्क्रीनशॉट लिया जाए और क्लास खत्म होने के बाद इसके बारे में सब चीज लिख लिया जाए। पढ़े हुए ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए और क्लास खत्म होने के बाद इसको लिखो, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। ओवरलोडिंग होने पे ये क्या करता है और शॉर्ट सर्किट होने पे ये क्या करता है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट होता क्या है ये भी बताएगा ये। थियरी है, इसको तुम पढ़ लोगे आसानी से। नेक्स्ट, थैंक यू है नेक्स्ट। ये हो गया चैप्टर खत्म। एनसीईआरटी पे जल्दी से आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं कि जो टॉपिक उसका लास्ट वाला था एनसीईआरटी का कंप्लीट हुआ क्यों नहीं। नेटवर्क एकदम स्लो काम कर रहा है, हैंग कर रहा है, खुल ही नहीं रहा है जल्दी से कोई चीज। देख रहा हूँ हैंग कर रहा है थोड़ा। तो ठीक है, कल और परसों ये चैप्टर हो चुका है लगभग समाप्त। कल और परसों इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये वाला चैप्टर का। फिर हम लोग मैथ का चैप्टर शुरू करेंगे।
ठीक है, तो आज का क्लास आपका होता है यहीं पे समाप्त। एकदम हैंग कर रहा है। एकदम हैंग कर रहा है।